वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार आपके समर्थ के रैपिड रिवीजन क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, सबको ये चैप्टर आता है, कोई टॉपिक इस चैप्टर में है नहीं जो डिफिकल्ट जाता हो। ठीक है, तो पूरा चैप्टर पढ़ के रखिए, रिवीजन अच्छे से करके रखिए, एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ के रखना है। ओके, एंड थोड़ा इसमें जो टॉपिक्स है जो आपको थोड़े ध्यान देने चाहिए वो है जो सबसे पहला शुरू में जो टॉपिक आता है, पहले ही पैराग्राफ में लिया है, पहले ही पेज पे दिया है, वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स, है ना। एनिमल किंगडम से कोरिलेट करने वाला ये चैप्टर है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप एनिमल किंगडम में भी रख सकते हो और इस चैप्टर में भी रख सकते हो। ठीक है, तो सारे जो फाइलम्स है उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से है वो एक लिस्ट करके यहाँ इस चैप्टर के शुरू में ही आपको वो पढ़ने हैं। एनसीईआरटी में वो पेज बना के रख लीजिए, एक पेज पे फाइलम और उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाए थे ना वैसे ही। और इसको क्या करना है आपको एनसीईआरटी में इस चैप्टर के पहले पेज पे लगा के रखना है उसको। ठीक है, तो वो अच्छे से करके रखिए क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है एनिमल किंगडम का होने की वजह से, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, देन उसके बाद में इस चैप्टर में और एक टॉपिक है, वो है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, वो इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारे बच्चों को लगभग आ ही जाता है। ठीक है, बट वो थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है इसमें। ठीक है, बाकी कोई टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में जो कि आपको परेशान कर सके। किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, बाकी सब जो है वो अच्छे से आ जाता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपना चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसी साल का है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑकरिंग इन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, तो ये जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो एडीएच है, रेनिन एंजियोटेंसिन है, ठीक है, देन एएनएफ है, ये तीनों जो मैकेनिज्म है वो आपको बहुत अच्छे से करके रखना है। ठीक है, काफी क्वेश्चन आते हैं और सिंपल टॉपिक है, बस आपको वो स्टोरी याद रखनी है, किसके बाद में क्या आता है, किसके बाद में क्या आता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वही सीक्वेंस यहाँ पे लगाना है अपने को। पढ़ते देखो पर आप यहाँ पे, increase in the blood pressure and glomerular filtration rate, reabsorption of sodium and water from the distal part of the renal tubule due to aldosterone, fall in the glomerular filtration rate, vasoconstriction by angiotensin 2 and release of aldosterone. Renin converts the angiotensinogen into angiotensin 1 followed by angiotensin 2. ओके, चलो तो अब अपने को सीक्वेंस लगाना है, चलो शुरू करते हैं। तो फॉल इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, ये सबसे पहले होगा। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से ही तो क्या होगा, ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है वो ट्रिगर होगा। ओके, तो C आएगा 1। ओके, C इज 1। देन उसके बाद में फिर क्या होगा, रेनिन रिलीज होता है ना। फिर रेनिन के बाद में क्या होता है, रेनिन रिलीज तो यहाँ पे दिया नहीं इसने कि रेनिन कहाँ रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1 फॉलोड बाय एंजियोटेंसिन 2। तो इसे अपन क्या करेंगे बच्चों, 2 नंबर लेंगे, क्योंकि उसके बाद में रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और फिर 2 में। ये नहीं करता है वैसे, ठीक है, रेनिन नहीं करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 बाय अ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द लंग्स। ओके, लेकिन ये रेनिन के बाद ही होता है, तो इसलिए इसको इसमें कंसीडर कर लिया। ये सेकंड आपका पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट क्या आएगा फिर, अब एंजियोटेंसिन 2 आ गया है, तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एंड रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ओके, तो ये होगा तीसरा पॉइंट D। और उसके बाद में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल ड्यू टू अल्डोस्टेरॉन। ये अल्डोस्टेरॉन आएगा तो ये रीएब्जॉर्प्शन होगा 4th, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, तो ये आएगा 5th, लास्ट में आएगा A। चलो तो CE क्या आएगा आंसर आपका, देखिए यहां लिख रहा हूं CE D B A, CEDBA पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो आगे अपने को आंसर, इसका सिंपल क्वेश्चन था बट टाइम लेने वाला क्वेश्चन था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, देखो फिर से वही आया, उसी पे से क्वेश्चन आया है। इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन। ओके, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये है आपका बाउमन्स कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस है ना, इसमें अफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल, और ये जो यहाँ पे PCT होती है ये लूप ऑफ हेनले होता है,
और ये जो डीसीटी है बच्चों, ये डीसीटी यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो डीसीटी और अफेरेंट इफेरेंट आर्ट्रियोल के जो सेल्स हैं, मतलब ग्लोमेरुलस के जो सेल्स हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो पीसीटी एंड अफेरेंट आर्ट्रियोल, अफेरेंट रीनल आर्ट्रियोल नहीं, पीसीटी नहीं आएगा, डीसीटी आएगा, जहाँ जहाँ डीसीटी लिखा है वो आ सकता है। सो डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल एंड इफेरेंट आर्ट्रियोल, ओके। तो इफेरेंट मतलब ये वाली, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल एंड अफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो एक्चुअली दोनों से ही बनता है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आएगा बच्चों आपका अफेरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि इफेरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि इफेरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है, मोटी होती है। एक मिनट, इफेरेंट आर्ट्रियोल तो मोटी होती, सॉरी इफेरेंट आर्ट्रियोल मोटी नहीं होती, एफेरेंट आर्ट्रियोल मोटी होती है, सॉरी मेरे गलत हो गया, ठीक है। तो अफेरेंट आर्ट्रियोल और अपन क्या कहेंगे, डीसीटी। तो ये जो बच्चों ये है डीसीटी, और ये एरो जो है ये इस तरफ आ रहा है, ग्लोमेरुलस की तरफ आ रहा है, मतलब ये एफेरेंट है, ओके, आने वाली। और इफेरेंट, ई मतलब एग्जिट वाली, तो ये इफेरेंट है, ये एफेरेंट है। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी इनको मिला के क्या करेगा, ये आपका जेजीए बनेगा, ठीक है। सो डीसीटी एंड एफेरेंट आर्ट्रियोल, तो आंसर आएगा 4, ठीक है। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और बात ये बताना ही रह गया मेरा, ठीक है। इस चैप्टर पे ध्यान रखना बच्चों, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं आते। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा है, सिंपल है। 1 क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन आए, हमको हमेशा आते ही है, इसके क्वेश्चन बराबर ही आते हैं। तो ऐसे चैप्टर तो हमें चाहिए कि जो हमें बराबर मार्क दे, जिसमें हमारे मार्क ना जाए, ये तो हमारे फेवरेट चैप्टर होने चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको मार्क आते ही है, तो ध्यान से इसको पढ़ के रखिएगा, अच्छे से करके रखिएगा, हो ही जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वही मैंने जो शुरू में बताया था ना, जिसकी लिस्ट बना के रखनी है आपको, ठीक है। तो ये एनिमल्स और उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए हैं, तो ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो इस पे थोड़ा केयर लेना है हमें, बस, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा कि उसको एनिमल किंगडम में मत डालिए, क्योंकि एनिमल किंगडम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे ऑर्गन, सारे प्रॉपर्टी आपको रखने हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है वगैरह वगैरह सब याद रखना है। बायोल्यूमिनेंस हो गया, वाटर वास्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम वगैरह वगैरह, बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो इस चैप्टर में अगर इसको करोगे, एनिमल किंगडम का पार्ट है लेकिन इस चैप्टर में करोगे ना, तो क्या होगा, टाइम आपको अच्छे से होगा, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हमारे ब्रेन को एक तरह से क्या होगा वो, क्योंकि उस चैप्टर में उसी टाइप के सबके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सबके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सबके सारे ऑर्गन करने हैं, तो सब कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, जम्बलिंग हो जाता है दिमाग में। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसका एक पॉइंट, एक पार्ट जो निकाल के यहाँ रख दिया है, तो क्या होगा, अब दिमाग को कंफ्यूजन कम होता है इससे, ठीक है। तो इसमें कीजिए उस पॉइंट को, इसीलिए देखो ऐसे क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो तो मैच द पेयर करते हैं। टीनिया, टीनिया मतलब फ्लैट वर्म है, फ्लैट वर्म के पास में क्या होती है, फ्लेम सेल होती है। कहाँ है फ्लेम सेल, लिखा है क्या यहाँ पे, हाँ लिखा है, ये 3rd नंबर की क्या है, फ्लेम सेल है। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है बच्चों, ये प्रोटोजोआ है, इसके पास में कुछ नहीं होता है, ओके। ये क्या करता है, हाँ इसके पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, तो कहीं लिखा है क्या, हाँ दिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, लिखा है। पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा मतलब कॉकरोच, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। ये जो है बच्चों, इसके पास में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या रहेगा, देखो इसमें कोई दिया है कि नेफ्रीडिया है, यूरिकोस ग्लैंड है। नेफ्रीडिया तो इसका नहीं होता है, हाँ फेरिटिमा भी दिया है, फेरिटिमा मतलब अर्थवर्म, अर्थवर्म का आएगा आपका नेफ्रीडिया। तो पेरीप्लैनेटा का अपन ये करेंगे यूरिकोस ग्लैंड, ओके राइट, ठीक है। तो पेरीप्लैनेटा के पास में क्या आएगी, यूरिकोस ग्लैंड आएगी। वैसे तो उसकी माल्पीजियन ट्यूब्यूल होती है, लेकिन यहाँ पे माल्पीजियन ट्यूब्यूल नहीं दिया है, तो ये एक सेकेंडरी ऑर्गन है पेरीप्लैनेटा का, जो क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, यूरिकोस ग्लैंड। यूरिकोस ग्लैंड इज नॉट प्राइमरी, माल्पीजियन ट्यूब्यूल इज अ प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, लेकिन नहीं दिया है, तो यही देना, ये जो दिया है उसके साथ ही टिक करना है, ठीक है। तो आप लोग आंसर ढूंढ लेना इसमें से। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी अपन। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट बाय, मतलब ये पेलेट पेस्ट कौन एक्सक्रीट करता है बच्चों, अमोनोटेलिक करेगा क्या, नहीं। यूरियोटेलिक करेगा क्या, नहीं। यूरिकोटेलिक करेगा क्या, यस यूरिकोटेलिक करेगा। तो देखना है इसमें से कौन यूरिकोटेलिक है। यूरिकोटेलिक कौन होते हैं, सैलामेंड्रा, सैलामेंड्रा मतलब ये है बच्चों आपका एम्फीबियन, ये तो नहीं करेगा, वो तो यूरियोटेलिक होते हैं ना। हिप्पोकैम्पस, ये फिश है ना, सी हॉर्स कहते हैं इसको, ये फिश है, बोनी फिश है, ये क्या रहेगी, अमोनोटेलिक रहेगी, तो ये भी नहीं आएगा। पैवो इज अ बर्ड, ऑर्निथोरैंकस इज अ मैमल, है ना, ये एग लेइंग मैमल है, तो पैवो आएगा आपका आंसर। ये क्या है, यूरिकोटेलिक है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, पेलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ओके। जक्स्ट्रा मेडुलरी, 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, वो वाले तो देखना है, ठीक है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टीनी,
व्हाट इज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, याद करो, ये किडनी का एलएस था, है ना, याद आया, एलएस ऑफ किडनी। ये पिरामिड्स है, रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं इसको, ज़्यादा नहीं निकालता हूँ, ओके। और ये जो बीच की जगह है इसे कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ओके। रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ये बीच वाली जगह, ठीक है, ये देखो ये डार्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो जगह है बीच वाली, जो गैप है दो रीनल पिरामिड्स का, उसको कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन यहाँ होते हैं क्या? नहीं, यहाँ नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? ध्यान दीजिए, जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन जो है वो यहाँ होते हैं, ये ऐसा रहेगा, ये याद रखिए बच्चों, ठीक है, ये ऐसे रहेंगे, ओके। सो लूप ऑफ हेनले जो है वो किस में रहेगा? रीनल पिरामिड में रहेगा, क्योंकि याद रखिए पिरामिड का जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है? स्ट्राइटेड होता है, लाइन लाइन वाला होता है। और ये लाइन लाइन वाला स्ट्राइएशन क्यों है? क्योंकि जो कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है, ये ट्यूब जैसे जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से उसका अपीयरेंस कैसा होता है? स्ट्राइटेड होता है। लेकिन जो कॉलम्स, रीनल कॉलम्स जो है या कॉलम्स ऑफ बर्टीनी जो है, ये बच्चों स्मूथ होते हैं, प्लेन होते हैं, कॉर्टेक्स की तरह। अगर इसमें अगर ये आपका लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट रहता था तो ये भी कैसे रहते थे? स्ट्राइटेड रहते थे, लेकिन ये तो स्ट्राइटेड नहीं होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या आएगा बच्चों? रॉन्ग आएगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए, रीनल कॉर्पस्कल ऑफ जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला, ये भी स्टेटमेंट गलत है। व्हाट इज रीनल कॉर्पस्कल? ये वाला, ठीक है, ये होता है ना, ये आपका बाउमन्स कैप्सूल और उसमें जो ग्लोमेरुलस है इसको कहते हैं अपन रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है, माल्पीजियन बॉडी। तो ये जो है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये कॉर्टेक्स में रहेगा, किसी का भी हो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का हो या जक्स्ट्रामेडुलरी का हो, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, ये उनके कहाँ रहेंगे? कॉर्टेक्स में ही रहेंगे, ये कभी भी मेडुला में नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला, ये भी क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला, ये स्टेटमेंट सही है। डीप इनटू द मेडुला होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं अपन? जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, सही स्टेटमेंट है। जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बिल्कुल रॉन्ग है। आउट नंबर होना मतलब ज्यादा, ठीक है, आउट नंबर मतलब ज्यादा, ठीक है। तो मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो ज्यादा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन से, ये कह रहा है, लेकिन ऐसा गलत है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन कम होते हैं हमारे इसमें, ठीक है, हमेशा कम रहेंगे, याद रखिए। तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो क्या आया फिर आपका सही स्टेटमेंट? सी इज योर आंसर। लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला, यही स्टेटमेंट सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिख रहा है ये मुझे, हाँ, असर्शन रीजन ही है। ओके, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड रीजन, तो फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। ओके, चलो, मैंने आपको एनिमल किंगडम में ही असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करने हैं बताया था। अगर आपने नहीं देखे होंगे एनिमल किंगडम की वीडियो तो उसको प्लीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, देखिए फिर से बताता हूं मैं आपको। पहले हमें क्या करना है, शॉर्ट में बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। पहले हमें देखना है कि असर्शन करेक्ट है या नहीं है, फिर देखना है रीजन करेक्ट है या नहीं है, अलग अलग तरीके से, ठीक है, दोनों पढ़ना है, अलग अलग तरीके से पढ़ना है। ओके, असर्शन पढ़ लिया, देख लिया कि वो सही है या गलत है, बस इतना ही। दिमाग को सब कुछ एक साथ नहीं करना है, सेपरेट सेपरेट वर्क करने हैं, तो उससे टाइम कम लगेगा और एरर कम आएगा, ठीक है। असर्शन सही है या गलत है पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर असर्शन भूल जाएंगे, फिर रीजन देखेंगे, रीजन सही है गलत है, ओके, वो देख लिया, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया है, अब हमें पता है कि असर्शन सही है या गलत है, रीजन सही है या गलत है, ये पढ़ लिया, ठीक है। अगर मान लो दोनों भी सही है तो अब आपका आंसर रहता है ए और बी। अगर दोनों में से एक गलत है तो असर्शन, समझ लो, मान लो कि असर्शन सही है, रीजन गलत है तो ये आएगा, असर्शन गलत है, रीजन सही है तो ये आएगा आंसर, ठीक है ना। तो अगर दोनों में से कोई एक गलत होता है तो हमारा आंसर निकालना बहुत इजी होता है, गलत, अपना क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन दोनों के दोनों भी अगर करेक्ट है तब फिर आपका जो आंसर है ना वो ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। फिर ए है या बी है ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तब अपने को क्या लगाना है, तब अपने को एक ट्रिक लगानी है, ठीक है। क्या करना है, असर्शन पढ़ना है, उसके बाद में असर्शन खत्म होने के बाद में बिकॉज ये वर्ड लगाना है और फिर रीजन पढ़ना है, ओके। और फिर दिमाग में, ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या ये जो मैंने अभी पढ़ा है उसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, वो मेरे दिमाग को पट रहा है, जबरदस्ती से नहीं लाना है, ओके, दिमाग को सोचने देना है। अगर वो सही लग रहा है देन योर आंसर इज ए, और अगर आपको वो सही नहीं लग रहा है तो आंसर इज बी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, क्या निकलता है अपना आंसर। Assertion, ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and allows transport of electrolytes actively or passively. Ascending limb of loop of Henle, loop of Henle ये होता है,
ओके, ये हो गया असेंडिंग लिम इधर वाला। ओके, ये असेंडिंग लिम क्या है बच्चों, ये कह रहा है कि इम्परमिएबल टू वाटर, ये इम्परमिएबल टू वाटर है एंड अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्टिवली और पैसिवली। ये स्टेटमेंट सही है क्या? यस, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग लिम इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमिएबल टू वाटर, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो असर्शन इज करेक्ट। चलो ओके, अब असर्शन भूल जाओ, रीजन को पढ़ो। रीजन क्या है? डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। ओके, डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो इसमें जो फ्लूइड है, फिल्ट्रेट है, ओके, किसके अंदर? लूप ऑफ हेनले के अंदर, जो असेंडिंग लिम्ब से ऊपर जा रहा है उसमें, ठीक है, उसका डाइल्यूशन हो रहा है, कह रहा है वो डाइल्यूट बन रहा है। क्यों बन रहा है डाइल्यूट? क्योंकि उसमें से जो सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इफ्लक्स मतलब बाहर हो रहे। कहाँ बाहर जा रहे? मेडुलरी इसमें जा रहे, किसमें जा रहे? मेडुलरी फ्लूइड, ये यहाँ जो बाहर मेडुलरी फ्लूइड है ना, ये तो इसमें ये सोडियम क्लोराइड बाहर जा रहे, इसकी वजह से इसके अंदर का जो फिल्ट्रेट है उसका डाइल्यूशन हो रहा है। ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी सही है। ओके, ये जो है ना, इसमें से सोडियम, देखो क्या होता है, यहाँ से वाटर निकलता है, वाटर निकलने की वजह से क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट होगा, 300, 400, 500, 600, 1200 तक जाएगा। आपने वाटर निकाल दिया तो किसी भी चीज़ से वाटर निकालोगे तो वो कॉन्सेंट्रेट बनेगा। ओके, फिर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड निकल जाते हैं। अब उसमें जो कॉन्सेंट्रेट करने वाले जो सोडियम क्लोराइड थे वो आप निकाल रहे हो, तो सोडियम क्लोराइड की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। वही अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा? वो डाइल्यूट होगा। तो जैसे ऊपर जाता है वो डाइल्यूट होते रहता है। मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अरे हमें तो कोई तो भी गलत चाहिए ताकि अपना आंसर अच्छे से निकले, इजी जाए अपने को, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दोनों सही आ रहे हैं। अब ए है या बी है ये हमें देखना पड़ेगा। अब आंसर क्या आने वाला है अपना? ए और बी ही आने वाला है, ठीक है। नाउ विल सी द वेदर इट इज ए और बी। ओके, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन मेडुलरी फ्लूइड्स। क्या इसमें से कुछ मीनिंग निकल रहा है? ओके, देखिए क्या कह रहा है वो, कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है। क्यों परमिएबल है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट निकलने से मेडुलरी फ्लूइड जो है वो डाइल्यूट हो रहा है, सॉरी जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो रहा है। भाई ये डाइल्यूट हो रहा है, इसके लिए ये मतलब ये रीजन पट रहा है कि आपके दिमाग को? मुझे तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है कि ये कह रहा है कि असेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, सॉल्ट के लिए परमिएबल है। क्यों परमिएबल है? क्योंकि इसमें से सॉल्ट निकलेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं लग रहा है ना? ऐसा तो रीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों ये परमिएबल है? क्योंकि यहाँ पे वो पोर्ट्स है, वहाँ पे वाटर निकलने के लिए वहाँ पे रास्ता नहीं है, सॉल्ट निकलने के लिए, आयन बाहर निकालने के लिए वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है, इसलिए वो परमिएबल है। ऐसा अपन कह सकते हैं रीजन उसका, लेकिन इसने तो कुछ भी बता दिया ये। सो दैट्स वाई ओके, ये जो रीजन है ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। भले दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या है, ये रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका आंसर आएगा बच्चों बी। ओके, चलो अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, और यहाँ आपको मैं एक वर्क देता हूँ। ओके, पहले तो ये देख लीजिए, ये अगर आपको समझ में आए तो फिर आगे जाइए, और अगर ज़्यादा दिमाग को टेंशन आ रहा है तो फिर ये मेरा वर्क मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको अभी ये थोड़ा सा वर्क दे देता हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं देता हूँ ऐसा। असर्शन की जगह पे रीजन लिखना है और रीजन की जगह पे असर्शन लिखना है, तो क्या कुछ मीनिंग निकलता है आपको? देखिए। ओके, चलो मैं पढ़ के देखता हूँ एक बार। Dilution of filtrate takes place due to efflux of electrolyte in the medullary fluid. Okay, because ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and allows the transport of electrolyte actively or passively. अब देखिए आपको क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? जी हाँ, मीनिंग निकल रहा है। अब इसका आंसर आएगा बच्चों ए। ओके, फर्स्ट आएगा। ओके, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, रीजन को असर्शन लिख दिया है और असर्शन को रीजन लिख दिया है, ठीक है। तो इस वजह से मीनिंग बदलेगा ना उसका। ओके, अभी यहाँ क्या है, जो असर्शन है और रीजन है वो अटपटे लग रहे हैं,
लेकिन जैसे उनको घुमा दिया अपन ने, उनका मीनिंग निकलने लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सोच लीजिए इसके ऊपर अच्छे से, एक बार पॉज करके अच्छे से सोच लीजिए, ठीक है। चाहे तो फिर से रिवाइज करके देख लीजिए एंड डू योर वर्क, ठीक है। तो अपने दिमाग में एनालिसिस कर लीजिए, आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा ईजी लगने लगेगा, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अरे फिर से असर्शन रीजन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक असर्शन रीजन आ गया, चलो और प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड रीजन। चलो क्या है असर्शन भाई, ये असर्शन है, ये यहाँ रीजन है, ठीक है। सब कुछ एक हो गया है, टाइपिंग अच्छे से नहीं किया गया है इसका। एनीवे, नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, यस, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजिशन इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके, ये भी सही है, वो कॉर्टेक्स में कितने जा रहे हैं, सॉरी कॉर्टेक्स और मेडुला में वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, ज़्यादा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है या मेडुला में भी जा रहे हैं अच्छे से, तो उसके पे ऊपर बेसिस पे अपन ने ये किए हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही है। हमें पहले क्या करना है, देखो ध्यान दो, पहले असर्शन सही है या गलत है ये फाइंड आउट करना है, फिर असर्शन को छोड़ देना है, रीज़न देखना है वो सही है या गलत है। तो हमने देख लिया अभी असर्शन सही है, फाइंड आउट कर लिया ना, ठीक है। अब असर्शन को साइड में रख दो, रीजन देखो, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक दिमाग से, ठीक है, एकदम शांत दिमाग से करना है क्योंकि आप इसमें टाइम बचाने की कोशिश करोगे ना तो गलत करोगे। तो इसमें टाइम नहीं बचाना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको टाइम देना पड़ता है, दे डिजर्व द टाइम। इफ यू डोंट हैव द टाइम देन डोंट गो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आपके पास में बहुत ही जल्दी है, यू डोंट हैव इवन अ हाफ मिनट ऑफ टाइम, देन डोंट सॉल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है, बिकॉज दे आर टाइम टेकिंग क्वेश्चंस, राइट। ओके, हाँ, अगर इसमें से कोई एक गलत हो गया तो फिर आपका टाइम बच जाएगा, यू आर लकी, बट लेकिन तो पढ़ना तो पड़ेगा सब कुछ, है ना। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट इफ़ यू डोंट हैव द टाइम। बट अगर आप इसको जाते हो तो इसको अच्छे से शांति से देना है, और अगर आप मेरी प्रोसेस से जाओगे ना तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका मिनिमम टाइम लगेगा, जितना इसको चाहिए उतना ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और सही से आंसर भी आएगा। तो अपन पहले रीजन देख लेते, अब रीजन का देख लेते हैं, ये सही है या गलत है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले व्हेयरएज कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, गलत आ गया है। अब असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो अब आपका आंसर कहाँ आएगा, इसमें बिकॉज लगाने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट आपका आंसर किस में से आएगा, सी और डी में से आएगा, ठीक है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रिलेटिवली बहुत इजी था। अगर ये दोनों सही होते थे तो फिर आपको, अगर मान लो इसने उल्टा कर दिया था, होता था, चलो देख लेते, वो भी प्रैक्टिस कर लेते, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी है अपने को। ये इसने जो उल्टा लिखा है ना भी, ये जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये शॉर्ट को लॉन्ग कर देता हूँ, लॉन्ग को शॉर्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है, इसको लॉन्ग कर देते हैं अपन और इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं अब क्या आएगा आंसर, है ना, ए आएगा या बी आएगा, राइट। अब मान लेते हैं कि अब दोनों भी सही हो गए ना, दोनों भी रीजन और असर्शन दोनों सही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बिकॉज लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं, चलो देखते हैं कोई मीनिंग निकलता है क्या। तो नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, cortical and juxtamedullary nephron based on their relative position in the cortex and medulla, because juxtamedullary nephrons have long loop of Henle whereas cortical nephron have short loop of Henle, ठीक है। अब कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या बोला है, देखो इसने नेफ्रॉन दो टाइप के हैं, कॉर्टिकल और मेडुलरी। क्यों है ये, क्यों किसके ऊपर बेस्ड है ये, पोजीशन इन देयर रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स। क्यों, क्योंकि जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले वो लॉन्ग होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है। ये आपको सही लग रहा है, देखिए बायस नहीं होना है, अगर सही है तो आने दीजिए, उसको आने दीजिए, सही है या गलत है, ठीक है। ओके, तो ये बच्चों हमें सही लग रहा है क्योंकि सही है ना, ठीक है। एक का लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, एक का शॉर्ट है, इसीलिए तो उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। ओके, यही ना रिलेटिव पोजीशन की बेसिस पे, तो रिलेटिव पोजीशन क्या है, यही तो है। तो ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है उसको, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फिर ए आएगा आपका। ओके, आई होप आपको इस क्वेश्चन में, मतलब हमने एक तरह से, हमने देखिए पिछले इसमें भी हमने क्या किए थे बच्चों, दो असर्शन रीजन बनाए थे इसको, उल्टा करके भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाले, लेकिन उसको हमने चार कर दिया, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, ठीक है। तो आई होप इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा असर्शन रीजन सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। देखो इतने ही टाइप के होते हैं असर्शन रीजन, आंसर ए आएगा या तो बी आएगा या तो सी आएगा या तो डी आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट एक बात मैं बता देता हूँ, असर्शन रीजन्स अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको
उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब वो जो टॉपिक है, जैसे ये मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, ये अगर आपको अच्छे से पता है तो ही आप ये सॉल्व कर पाओगे। अगर ये पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है उस चीज़ का, देन आप इसको कुछ भी कर लो, कोई भी ट्रिक लगा लो, नहीं बन पाएगा ये, ठीक है। सारी ट्रिक जो है वो नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। नॉलेज अगर है तो ट्रिक काम में आएगी, नहीं तो कुछ काम में नहीं आता, ठीक है। तो उस जो क्वेश्चन जिस टॉपिक पे पूछा गया असर्शन रीजन, वो टॉपिक का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक का अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आपको वो असर्शन रीजन का जो टॉपिक है वो अगर आपको अच्छे से नहीं आता है ना, तो बिल्कुल उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप टाइम भी वेस्ट करोगे उसके ऊपर और वो निगेटिव मार्क भी लेके आओगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पे असर्शन रीजन नहीं, मुझे लगा अभी भी और एक असर्शन रीजन आएगा क्या। ओके, वीडियो लंबा हो जाता है उसकी वजह से। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके, तो ये उसका फंक्शन दिया है शायद, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है उसका फंक्शन क्या है ये लिया है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये अपने को। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब मतलब ये, चलो एक निकाल लेता हूँ मैं पहले यहाँ पे, है ना। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाला पार्ट क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट करता है क्या, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है क्या, नहीं। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, नहीं। तो इसका क्या आएगा बच्चों, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली आएगा, क्योंकि ये तो वाटर ही करता है ना, यहाँ पे वाटर ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, NaCl, मतलब सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं इसको, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, अच्छा यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ, अच्छा ये 3 कहाँ से आ गया, अच्छा ओके, ये थोड़ा एरर है कुछ, ठीक है, इसको भूल जाइए। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट करेगा, है ना। ये दोनों हो गए। अब PCT को देखते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है कि नहीं, कंडीशनल नहीं करता, वो तो अनकंडीशनल करता है, करता ही है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, यस ये आएगा, इसका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट करता है ना ये। और डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल ये आएगा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। DCT क्या करता है बच्चों, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो अब आप आंसर ढूंढ लीजिए इसमें से। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये। Which of the following statements is correct? The descending limb of loop of Henle is impermeable to water. Descending limb ये, ओके, ये क्या है, impermeable to water है क्या, नहीं, ये तो permeable to water है ना, यहाँ से तो water reabsorb होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। Ascending limb of loop of Henle is permeable to water, ये permeable to water है क्या, नहीं, ये तो impermeable to water है, ये भी रॉन्ग हो गया। Descending limb of loop of Henle is permeable to electrolyte, descending limb is permeable to electrolyte, नहीं, ये रॉन्ग हो गया है, ओके। ये permeable to electrolyte नहीं, permeable to water है, यहाँ से वाटर निकलेगा और यहां से NaCl निकलेगा, है ना, ओके। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, ये असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमेबल टू वाटर है, यस ये स्टेटमेंट सही है, आंसर इज डी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अब ये। स्टेटमेंट 1, इन नेफ्रॉन the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolyte। वही क्वेश्चन है, फिर से वही आया है, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, ये किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए, और ये किसके लिए परमेबल है, NaCl के लिए। तो स्टेटमेंट 1 पढ़िए, इन नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम्ब, मतलब ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर एंड इम्परमेबल टू सॉल्ट, वाटर के लिए परमेबल है, सॉल्ट नहीं निकलते हैं, स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो डाउट, ओके। स्टेटमेंट 2, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल columnar brush bordered epithelium and increases the surface area of reabsorption। बच्चों देखिए इस स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, ये वर्ड गलत हो गया है बस, ओके। क्यूबॉइडल होता है, कॉलुमनार नहीं होता है, ठीक है। कॉलुमनार मतलब लंबी लंबी सेल, PCT जो है बहुत पतली होती है, तो उसमें कॉलुमनार सेल तो बैठ ही नहीं पाएंगी, तो क्यूबॉइडल सेल होती है ऐसी, क्यूब लाइक सेल होती है ऐसी, ओके। ये क्यूबॉइडल सेल है, कॉलुमनार ऐसी होती है लंबी लंबी, ये कॉलुमनार सेल है, ओके। तो ये कॉलुमनार है, ये क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइडल इसमें प्रेजेंट होती है, कॉलुमनार इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये नहीं होती है, ये होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, आपका रॉन्ग हो गया, ओके। तो फिर क्या आंसर आएगा आपका, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये सी आएगा आपका आंसर, ओके। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
अरेंज द इवेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन करेक्ट सीक्वेंस। जो पहले जैसा था ना वही क्वेश्चन आया है शायद ये, ठीक है। आपको वो सीक्वेंस लगाने हैं अच्छे से। एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल एंड रिलीज ऑफ रेनिन, angiotensin 2 activates release of aldosterone, fall in the glomerular blood pressure, reabsorption of sodium and water from the distal convoluted tubule, angiotensinogen is converted to angiotensin 1 and then angiotensin 2। ओके चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, fall in the glomerular blood pressure। शायद मुझे लगता है वैसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। ओके देन क्या आएगा आपका, एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल एंड रिलीज ऑफ रेनिन, ठीक है ये आएगा। ओके देख लीजिए, प्रॉपरली देख लीजिए, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन अपने को अगर वो सॉल्व करना है तो उतना टाइम तो देना पड़ेगा और शांत दिमाग से करना है, स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक है। तो सेकंड आएगा एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल एंड रिलीज ऑफ रेनिन। फिर रेनिन क्या करेगा, ओके ये नहीं आएगा, पहले ये आएगा, सॉरी ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन एंजियोटेंसिन 2। ओके तो ये आएगा आपका थर्ड नंबर पे। उसके बाद में फिर क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट्स रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन की रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर होगा। पहले ये होगा बाद में ये होगा, है ना। फोर्थ नंबर पे आएगा और ये जब अल्डोस्टेरोन जो है ये रिएब्जॉर्प्शन कराएगा ना तो ये आएगा 5 नंबर पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा अभी देख लीजिए, ठीक से फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। ओके 1 मतलब सी ए, यहां लिख रहा हूं सी ए, देन ई, देन बी एंड डी, सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी यही है, ठीक है। ज़्यादा टाइम अगर बचाना है तो पहले क्या करना है बच्चों, ये जैसे मैं सिस्टमेटिकली कर रहा हूँ, आप इतना सिस्टमेटिक नहीं करना है आपने, आपको टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पहला वाला मिल गया ना, ये तो 1 है, इसमें से समझ गया, क्योंकि 1 ही फाइंड आउट करने में टाइम लगता है। तो पहले देख लेना भाई 1 कहाँ लिखा है, तो यहाँ तो सीधे देखिए पहला एक ही सी वाला है, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि और कुछ नहीं है। फिर बस 1-2 कंफर्म कर लो, वही टिक करना है, क्योंकि इतना भी इसमें फिर इतना भी आपको ये पजल नहीं कर सकते। वैसे जैसे देखा जाए अब तक अभी जो रिसेंटली जो नीट का पैटर्न है उसमें वो ऐसे जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना उसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं। ओके तो जल्दी से आंसर निकल सकता है, थोड़ा स्मार्टली अपने को काम करना है, ठीक है। तो पहले ही देख लेना कि वो सी कहाँ पे है, तो सी एक में ही मिल गया, वही मेरा आंसर है, बाकी ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं, है ना। ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? कौन सा फैक्टर है जो कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनाता है ना। लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच कम होगा तो कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनेगा नहीं, एडीएच अल्डोस्टेरोन ये तो क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनाते हैं, तो ये ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट बनेगी, कम हो गए तो कम बनेगी, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। ओके चलो देखो, ये जो नेफ्रॉन होता है ना बच्चों, ये ऐसा, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है, तो इसको डिवाइड कर ले, ठीक है। तो ये आउटर मेडुला है, ये इनर मेडुला है, ठीक है। तो ये इनर मेडुला यहाँ पे है, यहाँ पे IM लिखता हूँ मैं, ठीक है, इनर मेडुला, ठीक है। तो ये इनर मेडुला में अपन ने क्या कर लिखा है, हाइपर ऑस्मोलरिटी, हाइपर मतलब ज़्यादा ऑस्मोलरिटी रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1100 1200 तक ऑस्मोलरिटी यहाँ पे होती है, ओके। तो मेंटेनिंग, इससे क्या कर सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेट यूरिन बना सकते हैं कि यस दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या आएगा, सही आएगा, ओके। चलो लेकिन बाकी के भी पढ़ने हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स है वो इरिथ्रोपोएटिन बनाता है, लेकिन इरिथ्रोपोएटिन का काम क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इरिथ्रोपोएटिन करता है आरबीसी प्रोडक्शन स्टिमुलेट, ये बोन मैरो पे काम करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। वैसे स्टेटमेंट सही है लेकिन यहाँ के कंटेक्स्ट में ये गलत हो गया है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे रहता है, ये देखो यहाँ पे, ये आपका अफेरेंट आर्टरियोल आ रहा है, ओके, और फिर ये इफेरेंट आर्टरियोल बाहर निकल रहा है ना, ये तो ये जो ग्लोमेरुलस में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअली रीजन नहीं है, ओके। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, बी आएगा, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, हाइपर ऑस्मोलरिटी यहाँ पे है, इसीलिए क्या हो रहा है, यूरिन कॉन्सेंट्रेट बन रही है, ठीक है, ओके। तो आंसर आएगा आपका बच्चों बी आएगा, ठीक है। समझ गए सब लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंजियोटेंसिन 2, ये 2 है ना, एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज अल्डोस्टेरॉन। ओके, तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है और उसको कौन एक्टिवेट करता है? एंजियोटेंसिन 2 करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का क्वेश्चन है ये, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप पीवाईक्यू में देख लेना, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है उस रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, ओके, क्योंकि काफ़ी सारे सीक्वेंस है, एक उसको ना एक फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाइए कि पहले क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ऐसे शॉर्ट में फ्लो चार्ट्स बनाइए, वैसे याद रखिए उसको, ठीक है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, लेकिन सिंपल है। अल्डोस्टेरॉन लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अल्डोस्टेरॉन ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है क्या? यस, करता है, इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि वो क्या करता है, सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है ना, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ गया बच्चों? सही है, ठीक है। ANF एक्ट एज ए चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, NCERT की लाइन है एकदम, ठीक है ये, तो इसको गलत ले ही नहीं सकते अपन, ठीक है। ADH कॉजेज वैसोडाइलेशन। एंटी डायरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। तो ये डायलेशन क्यों करेगा भाई? ये तो प्रेसिन है, प्रेसिन है मतलब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है। वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो वैसोप्रेसिन किससे आता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से आता है, एडेनोहाइपोफाइसिस से नहीं आता है, ठीक है। EDH, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दो जो हार्मोन है ये किससे आते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस से आते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस से ये नहीं आता है। तो ये रॉन्ग हो गया, ओके। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ओके। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से जो करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, करेक्ट है आपके पास में 3 और रॉन्ग है आपके पास में 2, ऑप्शन में सारे 3 के दिए हैं, तो आपको ऑब्वियसली क्या ढूंढना है? करेक्ट ही ढूंढना है, क्योंकि कहीं इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढने हैं। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो 1, 2, 3 कहाँ पे है? ये पहला ही आंसर है, 1, 2, 3। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Which of the following would help in prevention of diuresis? Diuresis मतलब डाइल्यूट यूरिन बनाना प्रिवेंट करने में कौन हमें मदद करेगा? ओके, प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस समझ गए ना। डायूरेसिस मतलब डाइल्यूट यूरिन बनाना, उसको प्रिवेंट करना है, मतलब अपने को डाइल्यूट यूरिन नहीं बनानी है, अपने को कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनानी है। तो इन शॉर्ट क्या मीनिंग कर रहा है? कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनाने में कौन हमें हेल्प करेगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू अल्डोस्टेरॉन, इसकी वजह से डायरेसिस प्रिवेंट होगी क्या? यस, अल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनती है, डाइल्यूट यूरिन नहीं बनती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर कॉजेस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ANF वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, ये सही है, लेकिन इसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं बनती है, उसमें कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया है, ठीक है, सॉरी ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि वो वैसोडाइलेटर है। ANF क्या है? वैसोडाइलेटर है, तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। डिक्रीज इन द सिक्रीशन, अच्छा यहाँ पे अगर इन्होंने वैसोडाइलेशन भी लिखा होता था ना, तो भी ये स्टेटमेंट यहाँ पे लागू नहीं होता था, क्योंकि उसका जो रोल है वैसोप्रेसिन का, ANF का, वो केवल वैसोडाइलेशन में ही है, वो बाकी आपके किडनी पे कोई भी काम नहीं करेगा, रीएब्जॉर्प्शन वगैरह वो बढ़ाएगा घटाएगा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ये वैसोडाइलेशन भी लिखा होता था तो भी ये स्टेटमेंट यहाँ के लिए गलत ही होता था, ठीक है। चलो, डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल। जेजी सेल रेनिन का सिक्रीशन कम कर रही है बोल रहा है, तो कम करेगी तो क्या होगा? डायूरेसिस बढ़ेगी, ज्यादा डायल्यूट, क्योंकि रेनिन क्या करता है, वो डायूरेसिस कम करता है ना, कॉन्सेंट्रेट यूरिन करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? रॉन्ग आ जाएगा। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH। ADH अंडर सिक्रीशन मतलब ADH कम हो रहा है, तो उससे वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कैसे हो रहा है? तो गलत हो गया ना, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। ADH कम होगा, अंडर सिक्रीशन होगा, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगा, तो उससे डायूरेसिस बढ़ेगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आंसर क्या आएगा आपका? A, reabsorption of sodium and water from the renal tubule due to aldosterone. This is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, ओके, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी,
नॉन इलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके चलो, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही मुझे लग ही रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमें पता है कि हम हीमोडायलिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। ओके, उसके कुछ साइड इफेक्ट है, देखो क्या होता है। तो पहले इसमें से अपने को ढूंढना है कि क्या अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है यहाँ पे भी। नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, डायलिसिस में हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं, तो ये उसका साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, वो बिल्डअप नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है, रॉन्ग हो गया। नॉन इलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन हो, सोडियम आयन हो, जो भी कोई आयन एक्सेस है वो इलिमिनेट करने का काम ही है हीमोडायलिसिस का, तो ये नॉन इलिमिनेशन भी नहीं होगा। पोटेशियम हो, सोडियम हो, जो भी कोई आयन एक्सेस होगा, आप एक्सेस कैल्शियम भी खा लोगे तो डायलिसिस क्या कर देगा, उसको एक्सेस कैल्शियम को निकाल देगा, जितना ब्लड में चाहिए उतना ही कैल्शियम रखेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। reduced absorption of calcium ion from the GIT, yes this is a side effect of hemodialysis। hemodialysis की वजह से क्या होता है कि GIT से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है कैल्शियम आयन का, ओके, वो कम होने लगता है। काफ़ी सारे सीक्वेंस होते हैं हीमोडायलिसिस की वजह से, काफ़ी सारे बॉडी के अंदर का जो कंडीशन है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट दिखता है। ओके, अब उसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या है उसमें अपने को नहीं एंटर होना है, वो अपने किसी काम का नहीं है, वो काफ़ी हायर लेवल का हो गया वो। सो हम लोग उतने डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि हीमोडायलिसिस की वजह से क्या होता है कि बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो हीमोडायलिसिस करने वाले पेशेंट को क्या होगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। रिड्यूस इन द आरबीसी प्रोडक्शन, यस ये भी इसका साइड इफेक्ट है। ओके, आरबीसी प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हीमोडायलिसिस करने वाले को क्या होगा बच्चों, उसकी आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। ओके, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोडायलिसिस, मैंने कहा ना कि हीमोडायलिसिस क्या है ना, आर्टिफिशियल तरीके से आप ब्लड फिल्टर कर रहे हो, ब्लड को बाहर निकाल रहे हो फिर डाल रहे हो बॉडी में, मशीन में घूम के फिर वापस जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा अंदर का जो एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, जैसे कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो गया, आरबीसी प्रोडक्शन हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। तो रिड्यूस्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम GIT, मतलब आपके इंटेस्टाइन में से, और रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, आपका जो बोन मैरो है उसमें आरबीसी प्रोडक्शन घट जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें दिखती है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा फिर, 3 and 4 आएगा। तो 3 and 4 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। तो याद रखना बच्चों, ये टिपिकल क्वेश्चन था, अगर समझ में नहीं आया है कुछ तो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। ये मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है, काफ़ी कम क्वेश्चन है इस चैप्टर पे, क्योंकि छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। फिर से मैच द पेयर करेंगे अपन। ग्लाइकोसूरिया, ओके, अच्छा डिसीज पे आया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिसीज पे क्वेश्चन है। ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ओके, तो देखेंगे अभी क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, मास ऑफ एक्सक्रिलाइज्ड सॉल्ट विद इन द किडनी नहीं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई नहीं, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यस, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन और प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ये आएगा ग्लाइकोसूरिया। चलो, व्हाट इज ग्लाउट, गाउट मतलब क्या होता है, आपके जॉइंट्स जो है वहाँ पे यूरिक एसिड जमा होने लगता है, ठीक है, तो एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स ये आएगा। रीनल कैल्कुली मतलब किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन तैयार हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज मास तैयार हो जाता है, तो मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी, ये आएगा रीनल कैल्कुली, किडनी स्टोन। ओके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, सीधा सीधा मीनिंग है इसका, तो ये आएगा। सो दिस इज द, अब आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, डिसीज के ऊपर बेस्ड, बस आपको डिसीज की मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो गया है। ओके, तो आई होप ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, ओके, और हैप्पी रहिए, शांति से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। आज रुकते हैं यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच।